जो लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ था। मुझे एक बात का डर है, डर ये कि जब पेपर आप लोगों का बनेगा, मार्केट से बुक मंगवाई जाएगी, तो पुरानी बुक तो अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे, पुरानी बुक कहीं पे मिल ही नहीं रही है, और जो पेपर बनाने वाले को जो किताब मिलेगी वो नई नई बुक मिलेगी, और खुद को पता नहीं होगा कब सिलेबस चेंज हुआ है, ये बुक नई है पुरानी है, इन बच्चों ने नई बुक पढ़ी है पुरानी बुक पढ़ी है। तो अगर आप रेफरेंस बुक के तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ लें। मुझे है लगता है कि इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के, हो सकता है कोई एग्जाम्पल में से क्वेश्चन बन जाए, कोई एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बन जाए। इसलिए अगर आपको रेफरेंस बुक पढ़नी है फर्स्ट ईयर के हवाले से एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स को, तो पुरानी बुक भी पढ़ें और पुरानी बुक के साथ नई किताब भी पढ़ें। अच्छा, आप कहेंगे सर इतना हमारे पास बर्डन पड़ेगा। भाई देखो, मोल की डेफिनेशन दोनों में एक जैसी होगी या नहीं? चेंज है, सेम होगी। मोल के प्रॉब्लम्स दोनों में क्या होंगे? टॉपिक तो बेटा सेम है, साइंस तो एक जैसी होती है ना। लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, एग्जाम्पल कहीं ज्यादा लिखे होंगे कहीं कम लिखे होंगे, कहीं नए टाइप के एग्जाम्पल गिवन होंगे। तो इस बुक को पढ़ने से ये होगा कि आपका फायदा ये होगा कि मुझे जो एक लग रहा है ना कि चांस, मतलब ये कि जो बुक मिलेगी उनको मंगवाएंगे मार्केट से तो मिलेगी नई किताब, और पेपर नई किताब से ही बनेगा आप लोगों का, मैं लग रहा है मुझे। तो अब परेशानी की आप देखें, आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो परेशानी की बात नहीं है, टॉपिक तो वही सेम है भाई। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट ईयर का पेपर होता ही कंसेप्ट बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के सिलेबस से आए बेटा, कोई भी रटाफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, सारे कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो नई किताब वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, पुरानी वाला भी हो जाएगा। कंसेप्ट सही नहीं है तो इसका मतलब है नई बुक से भी नहीं होगा, पुरानी से भी नहीं होगा। तो ये न्यू बुक मैं इसलिए लेकर आया हूं आप लोगों को। और वैसे भी हाफ एंट्री के स्टूडेंट्स भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो हम इस तरह चला रहे हैं कि मतलब एग्जाम्पल दोनों बुक से मैं ले लेता हूं। कल जो आपको मैं चार्ट बना रहा था ये नई किताब के थे, वो नहीं है मालिक्यूल्स कितने होंगे एटम कितने होंगे, नई बुक में से थे। और नई बुक में अच्छा लगा मुझे समझाने के हिसाब से, क्योंकि आपको मालिक्यूल्स का पूछ सकते हैं, एटम का पूछ सकते हैं, आयंस का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम दिए गए हैं उसमें थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल है। प्रॉब्लम मुश्किल का मतलब है जो 1 मिनट में नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम, डेटा ऐसी है। तो आपको प्रॉब्लम देंगे सिंपल देंगे, जो प्रॉब्लम आएगा मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर पे एक तो प्रॉब्लम थे ही नहीं, ठीक है। जो एक दो क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम थे वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो इसलिए इस बुक को देखकर आप परेशान होंगे कि सर इसमें प्रॉब्लम ही बहुत मुश्किल है। भाई मेथड आ जाए, आपको तरीकेकार का पता हो, उसके बाद जवाब निकल जाएगा। तो कल जो हम पढ़ रहे थे मोल पढ़ रहे थे, और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा मोल को यूज करके नंबर ऑफ आइटम्स निकाल सकते हैं, पढ़ाया था आपको मैंने, नंबर ऑफ आइटम्स का फॉर्मूला है मोल इनटू एन। अच्छा, मोल को यूज करके मास इन ग्राम्स निकाल सकते हैं, मोल इनटू मोलर मास। मोल को यूज करके नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हैं, मोल को यूज करके आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की तादाद निकाल सकते हैं, आयंस की तादाद। इसका मतलब है कन्वर्जन फैक्टर इसके अंदर खुद लिखा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, जो आपका सिलेबस पीएमसी ने दिया है तो उसमें लिखा हुआ है कि मोल क्या है, एक कन्वर्जन फैक्टर है। मोल के जरिए आप कोई चीज निकाल सकते हो, मास इन ग्राम्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, मतलब आयंस एटम्स मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। ये सारी चीजें निकल सकती हैं, शर्त है कि आपको मोल का पता हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करवा लेता हूं आप लोगों को, सिंपल जो है। और एक क्वेश्चन ये कि पुराने पेपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है। बेटा पुराना जो पेपर है ना पीएमसी का, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है, शायद 1.6 ग्राम मीथेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इससे पूछा गया है। तो अब लाजमी नहीं कि वो मीथेन ही आ जाए, अमोनिया भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन घटा ना लगाएं कि भाई यही वापस आएगा, आप उसको समझ लें कि इसको हल कैसे करना है। अगर आपको मेथड का पता चल जाएगा तो बेटा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो भी हल कर लेंगे। रटाफिकेशन होगी, अगर वो सेम क्वेश्चन नहीं है, अगर परेशान हो जाएंगे कि वो तो आई नहीं, ये तो दूसरा आ गया, आप पता नहीं कैसे हल होगा, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट रहे, आपको मेथड का पता होना चाहिए। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन दे देता हूं,
आपको लिखवा दे, जिसके अंदर सारी चीजें हम मालूम कर लेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हालांकि कल हमने कर लिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 9.8 ग्राम H3PO4, 9.8 ग्राम H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अब यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना क्वेश्चन। तो मैं कहता हूं एक को हल करूंगा, इतने सारे क्वेश्चन फिर पूरा हमारा जो है वो एक मंथ चल जाएगा, क्वेश्चन तो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर 9.8 ग्राम फास्फोरिक एसिड के हैं, बताओ उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एटम्स कितने होंगे। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन एटम का भी पूछा जा सकता है, फास्फोरस के एटम का भी पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन के एटम का भी पूछा जा सकता है, टोटल एटम का भी पूछा जा सकता है। मेथड बता देता हूं कि टोटल एटम पूछे जाए तो क्या लगाना है, हाइड्रोजन एटम पूछे जाए तो क्या लगाना होगा। अच्छा, तो पहले निकालेंगे, सबसे पहले मोल निकाल लो आप लोग, क्योंकि मोल हर जगह यूज हो गया। मैं बता देता हूं बेटा, मोल तो कन्वर्जिंग फैक्टर है ना। अगर इलेक्ट्रॉन मालूम करने, प्रोटॉन मालूम करने, न्यूट्रॉन मालूम करने, मोल तो जरूर लगाना ही लगाना होगा, मोल के बगैर तो निकलेंगे भी नहीं वो। अच्छा, तो पहले निकालें इसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ H3PO4, 3 + 31 + 64 बेटा 98, और इसका यूनिट है ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। अगर 98 ग्राम लेंगे फास्फोरिक एसिड के, तो इसके अंदर 6.02 × 10⁻23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ, अब आते हैं पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला वही लगेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। कौन सा फार्मूला था, मोल इंटू Na, मोल इंटू Na, Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, मोल निकालें और मोल को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर के साथ। अच्छा, मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास अपन मोलर मास। ये मैं देखो बार बार ये लिख रहा हूं, नहीं तो आगे मैं डायरेक्ट डेटा वैल्यू पुट कर देता, मगर दोबारा देखो ये भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मोल का फार्मूला लगाया गिवन मास मोलर मास, क्योंकि आपको मास गिवन है। देखो गिवन क्या है, अब ऐसे बच्चे जो हर जगह गिवन मास अपन मोलर मास, हो सकता है आपको कोई और चीज गिवन हो, तो वही मैं बोल रहा हूं ना। अब देखो गिवन है क्या, रट्टा न लगे। अब देखो गिवन क्या है, मास है, तो मोलर मास से इसको डिवाइड करना इनटू Na। अच्छा, तो गिवन मास कितना है बेटा 9.8, और मोलर मास कितना है 98 × Na, तो जवाब हो गया 0.1 Na। मे भी जवाब यही हो, 0.1 Na हो, 0.2 Na हो, 0.3 हो। इसमें देखो कौन सा सही जवाब है, 0.1 Na होगा। मोल तो 0.1 निकले है ना, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर के साथ, कितना है 6.02 × 10⁻23, तो 6.02 × 10 क्या हो जाएगा 22 मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ, अब मैं बता देता हूं बेटा, ये जो गिवन मास है ये चेंज हो सकता है, 4.9 हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है ना। तो आपको मोल निकालने होंगे, क्या करना होगा, मोल को मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। मे बी H3PO4 ना भी हो, वहां पे और कोई हो सकता है, मीथेन हो जाए, तो भाई आपको क्या करना है, मोल निकालना है और मल्टीप्लाई करना है Na के साथ। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, क्लियर है। अब आते हैं नंबर ऑफ एटम्स। इन मॉलिक्यूल,
बेटा जब मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद निकालते हैं ना, तो इसमें एक इजाफा भी कर देते फार्मूले के अंदर। अब देखो एटम की तादाद एलिमेंट के अंदर निकालते हैं, एलिमेंट का मतलब सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जो कल मैं करवा रहा था, उसमें फार्मूला होता है मोल इंटू एन है। मगर ये एटम किसके अंदर मालूम कर रहे हो? मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद मालूम कर रहे हो। देखो मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद निकाले तो फार्मूला में क्या होगा, थोड़ी चेंजिंग होगी। मोल इंटू एन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। ये थोड़ी इसके अंदर मॉडिफिकेशन है। ये तब लगेगा फार्मूला जब आपको एटम की तादाद मालूम करनी हो मॉलिक्यूल के अंदर। सब कहते हैं मीथेन है, वाटर है, ठीक है, अमोनिया है, ग्लूकोज है, सक्रोज है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। कंपाउंड के अंदर, किसके अंदर? कंपाउंड के अंदर अगर आपको एटम्स की तादाद निकालनी है तो फार्मूला क्या होगा? कंपाउंड के मोल निकलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे Na के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के साथ। ठीक है, अब क्या होगा भाई? कंपाउंड कौन सा है? H3PO4। कौन सा कंपाउंड है? H3PO4। ये कंपाउंड है। तो मोल कितने निकलेंगे? 9.8 डिवाइड बाय 98। अब इसकी तो रिपीटेशन हो रही है। 9.8 डिवाइड बाय 98 ये हो गया मोल इंटू Na, ये हो गया एवोगाड्रो नंबर। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो। कौन से एटम पूछे जा रहे हैं आपसे? अगर टोटल एटम पूछे जा रहे हैं तो बेटा इसको काउंट कर दो। कितने होंगे टोटल एटम? 3 हाइड्रोजन के, 1 फास्फोरस का, तो टोटल आइटम कितने होंगे? 8। अगर टोटल आइटम मालूम करने तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ। ठीक है, अगर आपको यहां पे हाइड्रोजन आइटम पूछे जाए तो हाइड्रोजन आइटम 3 है, 3 लगा दो। फास्फोरस के पूछे जाए 1, ऑक्सीजन के, तो मे भी आपको वहां पे टोटल आइटम का भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन आइटम का भी पूछा सकता है, ऑक्सीजन का भी। उस हिसाब से आपको लिखना होगा। मैंने अभी टोटल आइटम का आप कह रहा हूं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 8 के साथ। तो इसका जवाब क्या होता है बेटा? इसका जवाब अभी निकल 0.1। 0.1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब होगा 0.8 Na। बस ये जवाब है। नहीं तो 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 10 पावर 23 के साथ। क्या जवाब हो सकता है? अप्रॉक्सीमेटली क्या हो सकता है? आप समझो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4.8 इंटू 10 पावर 23। आगे समथिंग होगा, इसको छोड़ देते हैं। 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो ये जवाब आ गया राउंड अबाउट। ये जवाब आ गया। ये क्या हो गए? एटम्स हो गए। अब आते हैं आयंस की तादाद। अब आयंस हर कंपाउंड के अंदर आयन नहीं होंगे। जैसे मीथेन है, मीथेन में तो आयन नहीं होंगे ना, हर के अंदर नहीं होंगे। ये फास्फोरिक एसिड, क्योंकि एसिड है, ये आयोनाइज हो जाता है बेटा। H3PO4 आयोनाइज हो जाता है ना। आयंस के कितने मोल देता है? 3 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल फास्फेट का, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके 3 मोल बनेगा, इसकी क्या बनेगा? 1 मोल। अच्छा अब आते हैं नंबर ऑफ आयंस मोल इंटू Na। बेटा नंबर ऑफ आयंस मोल इंटू Na मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ आयंस इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर आयंस की आयंस, तो मोल इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो मोल निकालो पहले। 9.8 डिवाइड बाय 98 इंटू Na एवोगाड्रो नंबर है। अब आयंस की तादाद टोटल क्या है? 4 है। अगर हाइड्रोजन आयन का पूछा जाए तो यहां पे 3 लगाओगे, फास्फेट आयन का पूछा जाए 1 लगाओगे।
तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या डिमांड क्या है इसकी क्वेश्चन की, वो तो आपको मिलेगा तो पता चलेगा वहां पे, और डिसाइड अपने वहां पे करना है। ठीक है, तो जवाब क्या होगा 0.1, इसका जवाब है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या होगा 0.4 Na। तो 0.4 को मल्टीप्लाई किससे करना है 6.02 × 10⁻23 के साथ, क्या जवाब आएगा, क्या आएगा जवाब 2.408 × 10⁻23। ये क्या हो गया बेटा आइंस हो गए, क्या हो गए आइंस। किसके अंदर कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड के अंदर आइंस का पूछा गया है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब निकालो, पहले निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। बेटा H3PO4 के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चलो एक वाटर के अंदर कितने सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 8 ऑक्सीजन के, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे CH4 6 और 4 10 हो गए। अमोनिया में NH3 में 7 और 3 10। इसका मतलब इनमें तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, बराबर है या नहीं, इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। बेटा ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो, तो वाटर में, अमोनिया में, मीथेन में इलेक्ट्रॉन क्या है बराबर हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। चलो H3PO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा 3। अच्छा इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, ऐसे नहीं एटॉमिक मास यूज करो, क्योंकि आप तो आदि हो गए ना एटॉमिक मास यूज करने के। तो ये ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए एटॉमिक नंबर को यूज करना है भाई, ये बात रिकॉर्ड पे रहेगी। मैं आपको एटॉमिक नंबर का बोल रहा हूं, आपकी मर्जी है यहाँ पे जो भी लगाएं। अच्छा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, कितना है 15, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 32। अच्छा पता है सल्फ्यूरिक एसिड में 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, H2SO4 में भी। और प्रोटॉन भी कितने होंगे 50 होंगे। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। हाँ अब ये तो हो गए 50 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा अब निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा फार्मूला, मोल इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। कि वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 50 है ना, तो क्या हो जाएगा मोल क्या होगा 9.8 डिवाइड बाय 98 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय 50। बेटा जवाब आएगा 0.1। 0.1 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो 5 Na होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। क्या जवाब होगा 3.01 इंटू 10⁻24 कर देता हूं मैं। ठीक है पावर को चेंज कर दिया मैंने जी। 3.01 होगा, भले आप 3.01 आएगा, 3.1 नहीं है 3.01 आएगा, भले कैलकुलेट करके देखो 3.1 आएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये, और प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, प्रोटॉन भी क्या होंगे
प्रोटॉन भी क्या होंगे, सेम होते हैं। अच्छा न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, बाकी में न्यूट्रॉन निकाल देना, कर लोगे या नहीं? न्यूट्रॉन निकाल दोगे आप लोग? तो बेटा ये देखो, इसके अलावा कल मास एंड ग्राम्स का कर लिया था प्रॉब्लम, मास एंड ग्राम्स का हो गया था। अच्छा देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm cube ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 dm cube में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा? 1 dm कार्बन डाइऑक्साइड, 1 dm ऑक्सीजन, किसी में 1 dm cube में मॉलिक्यूल्स की तादाद तो पूछी जा सकती है ना, कितने होंगे 1 dm कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स की तादाद? दो तरीकों से कर सकते हैं इसको आप लोग बेटा, दो मेथड है जिसके जरिए आप कर सकते हैं इसको। एक तो ये होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का निकालने का फार्मूला है मोल इंटू Na, सही है, मोल इंटू Na। अच्छा मोल का फार्मूला क्या होगा? अब देखो यहां पे वॉल्यूम आपको गिवन है, तो गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम इंटू Na, तो गिवन वॉल्यूम कितना है? गिवन वॉल्यूम 1 डिवाइड करेंगे किसके साथ? 24 से इंटू Na, तो इसका मतलब है जवाब क्या हो जाएगा? Na अपान 24, यही होगा ना जवाब। दूसरा तरीका ये होगा कि 22.4 dm cube of CO2 contains 6.02 into 10 power 23 molecules। सही है, 22.4 dm cube कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या है? 6.02 into 10 power 23। बेटा ये वॉल्यूम है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो 1 dm cube में कितने होंगे? डिवाइड करना होगा, 6.02 into 10 power 23 डिवाइड बाय, तो वही जवाब होगा, ये Na अपॉन 24। तो किसी भी तरीके से करेंगे जवाब वही आएगा भाई। 22.4 dm cube मॉलिक्यूल्स हैं, dm cube कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 into 10 power 23 है, तो 1 dm cube में कितने होंगे? अच्छा फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm cube वाटर, क्या सेम फार्मूला लगेगा? फार्मूला सेम लगेगा या डिफरेंट लगेगा, मुझे बताओ जल्दी। नहीं लगेगा सेम, वाटर लिक्विड में है बेटा, वाटर लिक्विड में तो गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम कैसे लगाओगे फार्मूला? मैंने कल आपको बताया था कि गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया आप लोगों को ताकि आपको फर्क का पता चले। 1 dm cube कार्बन डाइऑक्साइड गैस सी, 1 dm cube वाटर क्या है? लिक्विड है, और वाटर की डेंसिटी 1 होती है। देखो डेंसिटी वाटर की क्या है? 1 डेंसिटी है। वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 किलोग्राम पर डीएम क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का 1 डीएम क्यूब 1 किलोग्राम के बराबर है, और वाटर का 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा 1 ग्राम वाटर का क्या है? 1 cm क्यूब के बराबर है। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर
इज इक्वल 1 डीएम क्यूब। तो इसका मतलब है आपको गिवन क्या है, 1 डीएम क्यूब है ना, इसका मतलब वाटर का 1 किलोग्राम गिवन है आपको, समझो 1 डीएम क्यूब वाटर का गिवन है, इसका मतलब 1 किलोग्राम वाटर के आपको मोल निकालने होंगे। देखो बेटा 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर का मतलब है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, मतलब है 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब मोल 1000 ग्राम के निकलेंगे, 1 डीएम क्यूब के नहीं निकलेंगे 1000, क्योंकि वाटर तो लिक्विड में है ना, लिक्विड के लिए फार्मूला वो अप्लाई नहीं होता जो आपने लगाया था अभी गैस के लिए। तो मोल ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 1000 ग्राम, मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल, तो मोल होंगे 55.5 वाटर के मोल होंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मोल इनटू Na, 55.5 मल्टीप्लाइड बाय Na, ये जवाब होगा इसका। या 55 Na लिख दो, 55 Na, एनओ को मल्टीप्लाई करेंगे 55.5 से। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको, फाइंड आउट मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 36 मिलीलीटर वाटर। बेटा वाटर के 36 मिलीलीटर में बताओ उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एटम्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। 36 मिलीलीटर का मतलब 36 ग्राम, क्योंकि 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। 36 मिलीलीटर ऑफ वाटर, तो समझ जाओ 36 ग्राम वाटर के, तो समझे 2 मोल हो गए। तो 2 मोल में इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 मोल के मॉलिक्यूल्स निकालने, 2 मोल के एटम्स निकालने, कर लोगे आप लोग, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा अब जो प्रॉब्लम्स हैं बेटा, अब जो अभी भी प्रॉब्लम ही करेंगे हम, मगर जिनका बेस केमिकल इक्वेशन होगी। अब जो प्रॉब्लम करेंगे उसकी बेस क्या होगी, केमिकल इक्वेशन होगी। तो अब है कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशन। बेटा कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे जिनका बुनियाद, जिनका बेस किस पर होगा, केमिकल इक्वेशन के बगैर विदाउट वो प्रॉब्लम हल नहीं होंगे। केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसके बाद हल हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है 3 ग्राम कार्बन को जलाएं, 3 ग्राम कार्बन को जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर 3 ग्राम कार्बन को जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन था टेस्ट के अंदर, पीएमसी के क्वेश्चन था टेस्ट के अंदर कि 3 ग्राम कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे। बेटा ये कैलकुलेशन केमिकल इक्वेशन पर है, आसान है, बहुत आसान है। आपको अभी लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, मगर इजी क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन कि 3 ग्राम कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे हमें। तो ये कैलकुलेशन होगी बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशन। देखो ये C प्लस O2 एरो CO2, ये इक्वेशन है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा। अच्छा कार्बन के मोल कितने हैं इसमें, 1 मोल। ऑक्सीजन गैस के मोल कितने हैं, 1 मोल।
कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हैं, वो भी 1 है। इसका मतलब है 1 मोल कार्बन का, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। यह मोल मेथड, ये क्या हो गया। मगर आपको कहा जाए भाई कार्बन का 1 मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। अगर कार्बन का आप लेंगे आधा मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा आधा मोल। अगर कार्बन का आप लेंगे चौथा हिस्सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बनेगा, चौथा हिस्सा बनेगा। बेटा देखो 1 है ना वो, ठीक है। अच्छा, 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम के बराबर होता है। 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम के बराबर है, पता है आप लोगों को। ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम के बराबर होता है ना 32। और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 44 ग्राम के बराबर है। तो ये क्वेश्चन बता रही है कि 12 ग्राम कार्बन को जलाएंगे तो ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी 44 ग्राम, सही है। अगर कार्बन के 6 ग्राम लोगे तो ऑक्सीजन के कितने चाहिए होंगे, ऑक्सीजन के 32 नहीं चाहिए, फिर ऑक्सीजन आधी चाहिए 16 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी 22 ग्राम। अगर कार्बन के 3 ग्राम लोगे, कार्बन के 3 ग्राम लोगे तो ऑक्सीजन के चाहिए 8 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी 11 ग्राम। कैलकुलेशन करवा लेता हूं, कैलकुलेशन करवाता हूं, वर्बली नहीं बोल रहा हूं, कैलकुलेशन करवा देता हूं आपको भाई। अभी फिलहाल इक्वेशन में लिख रहा हूं, उनकी मास लिख रहा हूं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल जगह कितनी घेरता है भाई, 1 मोल पढ़ कर आया था ना, गैस है ये गैस है, तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा 22.4 dm कुल, होगा या नहीं होगा। ये भी गैस है, इसका भी वॉल्यूम होगा 1 मोल का। ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम होगा मगर उतना नहीं होगा जितना हम निकाल रहे हैं, उतना नहीं होगा। अच्छा, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.02 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन का 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 10 पावर 23। क्या कार्बन में मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स, 6.02 into 10 पावर। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं आपको, 6.02 into 10 पावर 23 कार्बन के एटम को जला रहे हैं, क्वेश्चन ये आ रहा है 6.02 into 10 पावर 23 कार्बन के एटम को जला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे। इक्वेशन लिखोगे तो पता चल जाएगा, अगर इक्वेशन नहीं लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इक्वेशन से पता चल रहा है ना आपको। अच्छा, अब क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that can be obtained by burning 3 ग्राम कार्बन। कार्बन के 3 ग्राम को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे। इक्वेशन पे आ जाते हैं वापस, इसको देखो 12 ग्राम को, इधर देखो ये क्या है 12 ग्राम, 12 ग्राम है ना कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वजह सूझेगा हमेशा। कैसे पता चलेगा कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है ना, 1 मोल 44 ग्राम, 1 मोल का वॉल्यूम 20.4, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद। तो मैं लिख सकता हूं इस तरह कि भाई 12 ग्राम कार्बन, इसको जलाने से 6.02 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। अंडरस्टैंड है, ये तो क्लियर है ना। तो 12 ग्राम को जलाने से इतने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो 1 ग्राम को जलाने से कितने मिलेंगे,
ए के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं 6.02 10 पावर 23 को डिवाइड कैसे करेंगे हम? 12 से, ऐसे ही होगा ना, 12 से डिवाइड करते हैं। अब बताओ 3 ग्राम से जलाने से कितना मिलेगा? अब गिवन 3 है बेटा, गिवन क्या है? 3 है, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्राम ग्राम में कट जाएगा 3, इसको कितनी बार लगेगी? 4 बार। 6.02 को 4 से डिवाइड कर दो तो जवाब आएगा 1.5 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अगर ऑक्सीजन का पूछा जाता तो क्या जवाब होता मुझे बताओ? सेम जवाब होगा। क्यों? 12 ग्राम को जलाने के लिए ऑक्सीजन के भी कितने मॉलिक्यूल चाहिए? तो जवाब क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम जवाब होगा। चलो आप अब निकालें कार्बन डाइऑक्साइड का, 3 ग्राम को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना मिलेगा? इधर देखो, सारे जवाब निकालो। 3 ग्राम कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना मिलेगा? ठीक है, आप लोग को फाइंड आउट mass of CO2 that can be obtained by heating, by burning by burning 3 ग्राम कार्बन। बेटा 3 ग्राम कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी? इक्वेशन पे आ जाओ वापस। इधर देखो 12 ग्राम, इधर देखो इक्वेशन को गौर से। 12 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है? कितनी बन रही है? 12 से 44। तो ये ज़हन में रखो कि भाई 12 ग्राम कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है 44, तो एक से कितनी मिलेगी? 44/12। एक का निकालना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन विदाउट होगी नहीं इस तरह। अगर सपोज करते हैं आपको कोई शॉप चला रहे हैं, 12 पेंसिलें मिल रही हैं 44 रुपीज की, ठीक है, 12 पेंसिलें कितनी में आपने खरीदी? 44 रुपीज की 12 पेंसिल। अब एक बंदा एक पेंसिल लेने आया है, आपको हिसाब किताब का पता ही नहीं है कि एक पेंसिल कितने की पड़ी है उसको, आपको तो आप हिसाब किताब कर ही नहीं सकते ना। आपको पता होना चाहिए कि एक पेंसिल की कीमत क्या है। जब देखो 12 पेंसिल मिली है 44, तो इसका मतलब है एक पेंसिल की कीमत कितनी है, तो इसका मतलब ये अगर पता नहीं तो आप किससे हिसाब किताब करेंगे? अगर आपको पेंसिलें 2 भी बेचनी पड़ेंगी, 5 भी बेचनी पड़ेंगी, 7 भी बेचनी होंगी, इसमें भी ऐसे हिसाब किताब है। तो देखो 12 ग्राम कार्बन से कार्बन से बन रही है 44, तो एक से कितनी बनेगी? एक के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 44 को डिवाइड करेंगे 12 से। अब 3 ग्राम है ना कार्बन के, कितने हैं? 3 ग्राम, तो 3 से कितनी मिलेगी? 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 को 12 को कितनी बार लगेगा? तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है 3 ग्राम कार्बन को जलाएंगे आप लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बनेंगे? 11 ग्राम। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो ये मास भी हो गया। पहले मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, अब क्या निकाला? मास निकाल दिया। अब निकालें वॉल्यूम। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ CO2 that can be obtained by burning 3 ग्राम कार्बन। 3 ग्राम कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बनेगा? इधर इसको देखो, वापस इक्वेशन पे आ जाओ, इसको देखो। 12 ग्राम कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बन रहा है? 24 कहां से आ गया? क्योंकि एक मोल है, एक मोल का वॉल्यूम होते ही 24 है, तो हम कह सकते हैं 12 ग्राम कार्बन और 22.4 DM
मिलेंगे किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, यहां तो क्लियर है ना? अच्छा, अब बताओ 1 ग्राम से क्या होगा? अपन 12। अच्छा, हमारे पास कितने ग्राम है? 3 ग्राम गिवन है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 3 का कितनी बार लगेगा इसको? 5.16। अब आखिरी 3 ग्राम कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने बनेंगे? हाँ, तो वो कैलकुलेट करने होंगे हमें। फाइंड आउट मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालो। वो भी इक्वेशन पे आएंगे हम, इक्वेशन के बगैर नहीं पता चलेगा। इसको देखो, 12 ग्राम कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल बन रहे हैं। भाई 12 ग्राम कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनेगा? 1 मोल बनेगा ना, ये लिखा हुआ ना क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे 12 ग्राम कार्बन और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 से कितना मिलेगा? 1/12। तो 3 ग्राम से कितना मिलेगा? 1/4 मोल। 1/4 मोल का मतलब क्या हो गया? 0.25। अब मैं बता दूं, इस क्वेश्चन के जवाब 4 मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर गिवन थे। मोल में भी गिवन थे, मॉलिक्यूल्स में भी गिवन थे, वॉल्यूम भी गिवन था, ठीक है, और मोल, मास, वॉल्यूम, 4 जवाब थे, 4 ही हमने निकाले हैं। उनमें एक करेक्ट था, बाकी सारे रॉन्ग थे। और वो करेक्ट कौन सा था? मॉलिक्यूल्स वाला जवाब। क्वेश्चन था कि 3 ग्राम कार्बन को जलाने से क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने मिलेंगे? मोल का जवाब क्या होना चाहिए था? वो जवाब था ही नहीं करेक्ट। अच्छा, दूसरा वॉल्यूम कितना मिलेगा? 5.6, वो भी जवाब करेक्ट नहीं था। मास ग्राम्स कितना मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का? वो भी जवाब करेक्ट। जवाब कौन सा करेक्ट था? मॉलिक्यूल्स का। तो इसका मतलब है आपको सारे जवाब कैलकुलेट करने हो सकते, मतलब करने आए। अगर एक सब्जेक्ट का मास गिवन है तो आप उसके मोल भी निकाल दो, प्रोडक्ट के मोल निकालो, मॉलिक्यूल्स निकालो, वॉल्यूम निकालो, जो चीज पॉसिबल है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये कैलकुलेशन है बेटा। ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी बेस किस पर है? केमिकल इक्वेशन पर है। देखो, अभी मैंने ऊपर हेडिंग क्या लिखी थी? कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशन। मतलब प्रॉब्लम्स जिनकी बेस क्या हुई? केमिकल इक्वेशन के बगैर हल नहीं होंगे, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? स्टोइकोमेट्री। बेटा स्टोइकोमेट्री है। अब ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये। स्टोइको का मतलब क्या होता है? का मतलब है एलिमेंट, और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब इसके अंदर हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट किसकी? मास की। मेजरमेंट किसकी? मोल की। मेजरमेंट किसकी? वॉल्यूम की, मॉलिक्यूल्स की। मतलब ऑल पॉसिबल चीजें मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, एटम। जब मॉलिक्यूल निकलेगा तो एटम भी निकल जाएंगे। शुक्र है वो नहीं पूछा कि कार्बन के 3 ग्राम को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये भी पूछा जा सकता है। भाई मोल आपने मालूम कर लिया, मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिखा दिया ना आपको। तो कुछ भी मालूम करना हो सकता है, ठीक है। मगर मैं कहता हूं आप इतने परेशान ना हो, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल होगा। तो देखो बेटा, स्टोइकोमेट्री के अंदर क्या करते हैं हम? एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं, मासेस की, वॉल्यूम की, मोल्स की, उनका रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप की स्टडी है। देखो ये रिलेशनशिप है। तो देखो इसकी डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप
ये स्टडी किसकी, रिलेशनशिप, बेटा रिलेशनशिप है ना बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation. देखो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आपस में क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। और ये रिलेशनशिप हर जगह चलता है, वैसे हमारे घर में भी ये चलता है। देखिए कैसे, जब हम खाना पकाते हैं, अगर एक बंदे का खाना पकाते हैं तो सालन भी उसी हिसाब से बनता है, उसमें नमक उतना ही पड़ता है, ऑयल वगैरह वो इतनी चीजें डालते हैं। अगर 10 लोगों का खाना बन रहा है तो उसके अंदर ऑयल का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ता है, उसके अंदर नमक का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ता है, सालन भी हमें ज्यादा पकाना पड़ता है। अगर कोई दावत कर लेते हैं हम 500 लोगों की, तो दावत में खाना भी इसी तरह से बनता है। जो बावर्ची होता है वो आपको बता देगा उसका रिलेशनशिप का, वो बता देगा इतने चावल लेने होंगे, इतनी आपको मतलब ये मुर्गी वगैरह लेनी होगी या गोश्त लेना होगा, इतना आटा चाहिए होगा, इतना, मतलब वो सारी अमाउंट बता देता है। और फिर देग के अंदर भी रिलेशनशिप होता है। वो अगर देग पकती है उसके अंदर भी वो क्या करता है, ऑयल वगैरह डालता है, नमक डालता है। अगर थोड़ा अमाउंट 19-20 हो जाता है तो जायका ही खराब हो जाता है। तो वो भी क्या है किस्म का बेटा रिलेशनशिप है ना। ये भी है कि भाई 3 ग्राम कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है, रिलेशन। 12 ग्राम कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, 44 ग्राम। 24 ग्राम कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी, 88 ग्राम। तो बेटा ये रिलेशनशिप नहीं है ना रिलेशनशिप। मगर इस रिलेशनशिप के लिए भी कंडीशंस हैं, अजम्पशंस हैं। ये भी ऐसे नहीं होगा रिलेशनशिप। assumptions are stoichiometric calculation. जो stoichiometric calculations के assumptions, number 1, reaction should be irreversible. क्या होना चाहिए रिएक्शन, बेटा रिएक्शन इरिवर्सिबल होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल होगा तो वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगा। देखो रिएक्शन क्या होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल होगा तो प्रोडक्ट वापस किस में तब्दील हो जाएगा, उतना प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा जितनी आपने कैलकुलेशन की है। जितनी आपने कैलकुलेशन की उतना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो नंबर 1 रिएक्शन क्या होना चाहिए, इरिवर्सिबल हो, उसके लिए कैलकुलेशन बेहतर रहेगी। नंबर 2 रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए, ये भी उसी से रिलेटेड, ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। क्योंकि बेटा जब रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता। जब रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है तो रिएक्टेंट क्या हो जाता है, कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। और जब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील होगा तो रिजल्ट आपको सही मिलेंगे। जो प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड वो आपस में मैच करेगी, अदरवाइज फर्क हो जाएगा। थ्योरेटिकल यील्ड एक होगी, प्रैक्टिकल यील्ड क्या होगी, दूसरी होगी, फर्क आ जाएगा। नहीं परसेंटेज यील्ड फिर निकालते हैं। तीसरी पॉइंट, नो साइड रिएक्शन अकर। कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साइड रिएक्शन का मतलब है दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर सपोज करते हैं अभी जो क्वेश्चन हमने हल किया था 3 ग्राम कार्बन के लिए, 3 ग्राम, और हमारा टारगेट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, और बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब साइड रिएक्शन है भाई। देखो हम कार्बन को जला रहे थे, बना रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन प्रोडक्ट है। अच्छा कार्बन
ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन गया? ये क्या है? साइड रिएक्शन है। क्या हो गया? और साइड रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट कम बनेगा, फिर जो एक्चुअल टारगेट होगा वो पूरा नहीं होगा। सपोज करते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने मिलने चाहिए थे? कितने? 1.5 इंटू 10 पावर 23। इतने मिले ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। 3 ग्राम कार्बन को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने बनने चाहिए थे? मगर प्रैक्टिकली से कम बने। उसका मतलब क्या हुआ? साइड रिएक्शन हुआ, या रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हुआ। ये चांसेस हो सकता है। ठीक है, जब भी आपको प्रोडक्ट कम मिले तो समझ जाओ या तो साइड रिएक्शन हुआ, या रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील, या रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। तो साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। समझाया बात? अब इसके टाइप्स कौन से हैं बेटा? टाइप्स ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के टाइप्स, नंबर 1, एक है मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप का मतलब एक सब्सटेंस का मास आपको दिया जाएगा, दूसरे का फाइंड करना होगा। दूसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम का मतलब है मास दिया जाएगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा, या वॉल्यूम दिया जाएगा, मास को फाइंड करना होगा। तीसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, अब आते हैं पहले मास मास पे। इसमें क्या होगा? अननोन मास ऑफ वन सब्सटेंस। is determined from known mass of other substance। बेटा एक सब्सटेंस का मास आपको दिया जाएगा, दूसरे का मालूम करना होगा। जैसे अभी क्वेश्चन दिया था मैंने, 3 ग्राम कार्बन को जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना मिल रहा है? तो ये मास मास रिलेशनशिप है ना भाई। 3 ग्राम कार्बन है, उसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिलेशनशिप कौन सा है? मास मास रिलेशनशिप है। एक सब्सटेंस का मास दिया गया, दूसरे का फाइंड करना है। तो अब आते हैं इस पर, इस टाइप का प्रॉब्लम है, फाइंड आउट mass of carbon dioxide and calcium oxide that can be obtained by heating 50 gram limestone $50 ग्राम लाइमस्टोन के हैं। अगर उसको हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा? बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है ये, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशन है इसकी। क्या करोगे? सबसे पहले इनके इक्वेशन का मास लिखोगे। सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक मास जिसको हम बोलते हैं, इक्वेशन का मास लिख दो। तो CaCO3 का मास कितना होगा? 100 ग्राम।
कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा 56, क्योंकि कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, 56, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44। अच्छा, यहां से जवाब मिल रहा है आपको 100 ग्राम से कितना मिलेगा, तो 50 से कितना मिलेगा, यहां से सीधा सीधा पड़ा है जवाब कि भाई 100 से 56 बन रहा है, तो 50 से क्या बनेगा, आधा 28। 100 से बन रहा है 44, 100 से 44 बन रहा है, और तो 50 से कितना बनेगा 22। अगर यहां पे आपको 25 दिया जाता तो भी कैलकुलेट कर लेते। तो इसका मतलब ये है, देखिए बात समझें, अब ये कि आपको वहां पे 50 नहीं मिला, ऑपरेशन हो गए, मैंने 50 करवा दिया, 50 याद कर लिया, रट्टा लगा दिया, वहां पे अमाउंट 20 भी हो सकता है, वहां पे अमाउंट 10 भी हो सकता है, मेथड आ जाए बस। अमाउंट बेटा चेंज हो सकता है, इक्वेशन चेंज हो सकती है, आपको मेथड का पता हो जस्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, फाइंड आउट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या लिखोगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये प्रोड्यूस वगैरह उधर चक्कर नहीं लगाना, प्रोड्यूस लिखना करना, वहां पे टाइम ही नहीं होगा कि इतना लिखें, प्रोड्यूस बस 100 लिखो, उधर 40 56 लिख दो बस। मैंने कहा वहां पे कैलकुलेशन करनी है तो इससे नहीं लिखना आपने, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 56 ग्राम, तो वहां पे क्या लिखना है, इधर 100 उधर 56 लिखो बस। आपको खुद आपको पता है ना, बस किसी को समझा थोड़ी रहे हैं आप लोग, जवाब निकाल रहे हैं। तो 100 से कितना मिलता है 50, इससे कितना मिलेगा 56/100, एक के लिए जरूरी है, एक से मिलेगा 50/100। अच्छा, आप कितने हैं 50 से कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो 50 के साथ, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार लगेगा, 2 बार, 28 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब है फाइंड आउट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखोगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा 100 से 44 बन रहा है, तो एक से कितना मिलेगा 44/100, तो 50 से कितना मिलेगा, अच्छा दूसरे जवाब क्या हो सकते हैं इसके, सारे और जवाब निकालो, मोल कितने बनेंगे, दूसरे जवाब निकालो इससे। आपसे पूछा नहीं गया है, आपको देखो नहीं पूछा गया है, जवाब आपका खत्म हो गया यहाँ पे, मगर अल्टरनेट दूसरा भी तो सोचो ना, हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड के आपको अंक पूछा जाए, मोल पूछा जाए, कितने होंगे 0.5। वॉल्यूम पूछा जा सकता है, नहीं सॉलिड है ये। अब हर जगह हर जगह ऐसा नहीं हुई, सॉलिड है कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैल्शियम कार्बन भी सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स पूछे जा सकते हैं, और या फार्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला यूनिट्स, सुनो एक फार्मूला यूनिट्स पूछा जा सकता है, आयनिक कंपाउंड है ना कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या होगा, कितने होंगे फार्मूला यूनिट्स 3.01 into 10 पावर फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट के अंदर होते हैं आइंस, कैल्शियम आइन और ऑक्साइड आइन। चलो कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से बताओ क्या होगा 0.5, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 3.01 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम क्या होगा 11.2 dm गुड वॉल्यूम। तो अब देखो इसका वॉल्यूम पूछा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ आ गई बात नहीं। तो बेटा ये हमने एक्स्ट्रा जवाब निकाले, हालांकि जरूरत ही नहीं थी इसकी, मगर ये कि जो चीज नहीं पूछी गई उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक जवाब निकालने के बाद हम दूसरे उसी से जवाब निकाल सकते हैं। आपको अपने कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकाला, आधा मोल है,
आधे मोल का अपने मालिक्यूल्स निकाल दिए, वो फार्मूला यूनिट्स निकाल दिए, और ये भी आधा मोल है, आधे मोल का वॉल्यूम निकाल दिया, उनके अंदर मालिक्यूल्स की तादाद निकाल दी। समझे आगे बात नहीं? अब एक प्रॉब्लम कर लो, 10 प्रॉब्लम कर लो, मेथड का बेटा पता हो, इक्वेशन मिलेगी आपको, नीचे इनके अमाउंट लिखने होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद उसी अमाउंट से हमें रिलेशनशिप का पता चल जाता है, ठीक है। एक शब्द का मास दिया जाएगा दूसरे का, तो ये मास मास रिलेशनशिप हो गया। कल इंशाल्लाह मास वॉल्यूम कर लेंगे और वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस शीट दे देंगे आप लोगों को क्वेश्चंस के, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मगर मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ जरूरत नहीं है। चीजों को समझा करें, क्वेश्चन को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं सेम क्वेश्चन आएंगे, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सारा दिन क्वेश्चंस में लगा रहता है, दूसरी दुनिया का पता ही नहीं होता इसको। जब उधर जाता है ना तो समझे टेस्ट का प्रेशर इतना पड़ जाता है, वो क्वेश्चन सेम होते नहीं है, बच्चा परेशान हो जाता है। तो चीजों को समझेंगे तो इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा, ठीक है।